हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम अपनी क्लास 8th की पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, जिसका नाम है हाशियाकरण की समझ, मतलब मार्जिनलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, आप जैसे कि आपने एक कॉपी का हम पेज देखते हैं, उसमें मार्जिन होता है ना साइड्स में। ठीक है, तो वो स्पेस को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। तो ऐसे ही जहाँ पर हम लिख नहीं पाते हैं, जो जगह खाली होती है, उसको क्या कहा जाता है, हाशिया कहा जाता है। हाशिया क्या, मार्जिन हो गया। ठीक है, ऐसा ही कुछ जो होता है वो समाज में भी होता है कि जो हाशिया का मतलब होता है जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो, मतलब जो सेंटर में ना होकर जिसको इस तरीके से यहाँ पर किनारे पर ढकेल दिया हो, जो व्यक्ति केंद्र में नहीं रहता, मतलब जिसके ऊपर फोकस नहीं रहता। अब ये चीज़ आपने क्लास में भी महसूस कर ली होगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सिर्फ वो क्लास में टीचर के सामने बोलते रहते हैं और कुछ बच्चे एकदम चुपचाप साइड में बैठे रहते हैं। ठीक है, अब इस तरीके, जैसे कि आपका बोलने का तरीका अलग हो गया, आप औरों की तरह गपशप नहीं करते हैं, आप बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, आप चुपचाप रहते हैं, आपका पहनावा अलग है। तो ये तरीके की चीज़ें जब औरों से आपकी अलग होती हैं तो वो क्या होता है, वो आपको एक ऐसा अलग सा महसूस कराते हैं। ठीक है, अब कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे बहुत सारे समूह या समुदाय होते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। अब हाशियाकरण की वजह यह हो सकती है, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इस तरीके का फील कराने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि आपके रीति रिवाज अलग है, आप अलग भाषा बोलते हैं, आप बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं, गरीबी के कारण हो गया, सामाजिक हैसियत में आप कम माने जाने की वजह से, मतलब इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिस तरीके से इस तरीके का महसूस कराया जाता है। ठीक है, कुछ लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई समुदाय होता है बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और दूसरा जो समुदाय होता है वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं होता, उसके पास इतनी धन दौलत ज़मीन नहीं होती, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो भी इस तरीके का महसूस करते हैं। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश कर देते हैं। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि लोगों को इस तरीके का महसूस होने के लिए मजबूर कर देते हैं। ठीक है, ये आपकी क्लास 8th है। इसके बाद आपकी जो सिविक्स वाला पार्ट है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके 3 चैप्टर्स रिमेनिंग हैं आपके। उसके बाद आपका रिवीजन स्टार्ट होगा। रिवीजन होगा आपका हिस्ट्री का और आपका रिवीजन होगा ज्योग्राफी का। ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट टाइम में बहुत अच्छे से तैयारी करिए और अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर दीजिए, क्योंकि हर 6 महीने बाद एग्ज़ाम देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक बार अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, अपने करियर में आगे बढ़िए। यही सब समझदारी है अगर आप सीरियस हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है, पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्टोरी दी हुई है आदिवासी और हाशियाकरण से रिलेटेड। जैसे कि एक दिल्ली में एक आदिवासी परिवार है, कुछ बच्चे हैं वो टीवी पर परेड देख रहे हैं। तो बच्चा पूछता है अपने दादाजी से, दादाजी हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जो ये आदिवासी लोगों को ऐसे नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं हमेशा से। तो कहते हैं कि उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था और हम जंगलों में रहते थे, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, अचानक से कुछ लोग आए, उन्होंने कहा ये जंगल आपका नहीं है, वन विभाग की तरफ से जंगल को साफ़ कर दिया गया है और आप ये अपनी जो ज़मीन है इसे हमें दे दीजिए। लोहे की खान है आपकी ज़मीन के नीचे, हम आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। इस तरीके से बहुत ज़्यादा लालच उनको दिया और उनकी ज़मीन ले ली। अगर ज़मीन नहीं भी देते तो वो क्या करते, उनके साथ मार पिटाई करते और फिर उस ज़मीन ले लेते। तो उन्होंने क्या किया कि उन सबको पुरखों की ज़मीन बेचने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने सारी ज़मीन बेची और रातों रात उनकी ज़िंदगी बदल गई। उनको कुछ थोड़े से पैसे दे दिए, वो भी शहर आने के बाद सारे पैसे थोड़े ही दिन चले, बाकी सब ख़त्म हो गए। तो उन्हें कहीं पर नौकरी करनी पड़ी और बहुत ही कठिनाई से अपने जीवन को बिताना पड़ा। ठीक है, स्कूल जाने के लिए भी बच्चों को काफ़ी लेट हुआ, उनको सेटल होने में भी। ठीक है, तो अब वो बात कर रहे हैं कि अगर मैं अपने दोस्तों को अपना गांव दिखा पाती बर्बाद होने से पहले, तो उनके दादाजी ने कहा कि तुम लोग अभी भी उन्हें अपने गांव के बारे में बता सकते हो, इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं एक दिन आदिवासी के ऊपर फिल्म भी बनाऊंगा।
तो ये क्या हो गई, ये एक स्टोरी हो गई जो अपने दादाजी से बच्चे पूछ रहे हैं। अब जैसे आदिवासी लोग होते कौन हैं, ठीक है, यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं कि आदिवासी शब्द का जो मतलब होता है वो होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरीके से जी रहे हैं। मतलब भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में हैं, जिसमें कौन कौन से इलाके आते हैं, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, ये सारे नाम जो हैं ये आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह रहते हैं और वो कहाँ कहाँ पर हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आदिवासी बहुत ही ज़्यादा संख्या में हैं। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। इनकी भी क्या होती है, इनमें भी ऐसा नहीं है कि एक आदिवासी हैं तो भाई सारे आदिवासी एक जैसे हैं, नहीं नहीं नहीं, इसमें भी अलग अलग तरीके के लोग हैं, ठीक है, इनके भी अलग अलग रीति रिवाज हैं। अब आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का जो फर्क होता है वो बहुत कम होता है। इस वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। अब आदिवासियों की बहुत सारी जनजातीय मान्यताएं होती हैं। उनके धार्मिक विश्वास अन्य धर्मों से अलग होते हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की, गाँव की, प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी हुई आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। ये विभिन्न अलग अलग जगह से जुड़ी हुई होती हैं और इनका वहीं पर निवास माना जाता है। ये क्या करते हैं, गांव की आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है। मतलब इनका अलग अलग तरीके से ये बना लेते हैं कि हाँ ये हमारे कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, जिनकी ये पूजा करने लगते हैं। अब आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों के शाक्त, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि आदिवासी के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ रहा है। अब जैसे कि उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ है और बंगाल व असम की शक्ति व तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। मतलब बहुत सारे आदिवासी लोग थे जिन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। इनकी अपनी अलग अलग भाषाएं नहीं हैं, ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। इन भाषाओं में कौन कौन सी है, बांग्ला जैसे कि मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया गया है। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अपनी पत्र पत्रिकाएं निकालती है और इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद है। कौन सी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली आदिवासियों की भाषा है, वो है संथाली, ठीक है। आदिवासी और प्रचलित छवियाँ, अब आगे इसमें देखते हैं। अब हम और हमारे बच्चे आज की डेट में आदिवासियों के बारे में बहुत कम जानते हैं। क्यों? क्योंकि आदिवासियों को ना सिर्फ एक ही तरीके से देखा जाता है। वो क्या है कि वो अलग अलग मतलब अलग अलग तरीके के रंग बिरंगे कपड़े पहने होते हैं, सिर पर मुकुट लगाए होते हैं और हमेशा नाचते गाते ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम उनकी ज़िंदगी के सच्चाई के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों की गलतफहमी भी रहती है कि उनका जीवन बहुत आकर्षक और पुराने किस्म और बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आदिवासी भी आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वो बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं, बल्कि ऐसा हमेशा नहीं होता है। वो भेदभाव की बात आ जाती है कि आप किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं। आदिवासी और विकास, अब जैसे कि भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। लोहे, तांबे, सोने, चांदी के अयस्क, कोयले, हीरे, कीमती इमारती लकड़ियाँ, ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ, पशु उत्पादन, मोम, लाख, शहद और स्वयं जानवर, हाथी जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है, ये सभी कहाँ से मिले हैं? ये सभी जंगलों से ही मिले हैं। और इसके अलावा जीवन को आगे बढ़ाने में भी जंगलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन सारी जंगलों से ही बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। अब समझ में आ रहा है कि जंगल हमारी हवा, पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास ज़बरदस्त ज्ञान था, ठीक है।
जब वो वहाँ पर रहते हैं जंगलों पर उनका पूरा नियंत्रण भी था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियायतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं थे, बल्कि बहुत सारे राज्यवन संसाधनों के लिए आदिवासी पर निर्भर रहते थे। मतलब ये रजवाड़ों के अधीन में नहीं रहते थे, बल्कि ये लोग, साम्राज्य वाले लोग इनके ऊपर निर्भर रहते थे, क्योंकि इन्हें वनों की जानकारी थी, इन्हें जड़ी बूटियों की जानकारी थी, बहुत तरीके की जानकारी थी कि कौन सी लकड़ी अच्छी है, क्या है। अब यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हाशियाई या शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। आज की डेट में आदिवासियों को किस तरीके से देखा जाता है, जैसे कि स्टार्टिंग में भी बताया हुआ कि एक कॉपी का पेज होता है, उसमें एक पोर्शन होता है जहाँ पर आप लिखते नहीं हो। तो इसी तरीके से समाज का भी एक समूह होता है, जैसे कुछ लोगों को अलग कर दिया जाता है। इस तरीके से आदिवासी लोगों को आज की डेट में कर दिया गया है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बीनकर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहरकर कम रहते थे, मतलब स्थानांतरित खेती के साथ साथ वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और खेती करते रहते थे। अब ये परंपराएं जो हैं ये अभी भी कायम है, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलाव, वन नीतियों, राज्य निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों, घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जाता रहा है। मतलब जैसे कि आपने स्टोरी में भी पढ़ा था कि उन लोगों को पैसे दे दिए कुछ, और उनकी ज़मीन वगैरह, पुश्तैनी ज़मीन थी, वो सब कुछ ले लिया, और वो कुछ पैसे उनके शहर में आने के बाद थोड़े दिन ही चले, बाकी उन्हें कहीं और जगह नौकरी करनी पड़ी और अपना गुजारा करना पड़ा। ठीक है, अब आगे अगर हम देखते हैं, इमारती लकड़ी और खेती उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है, इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। मतलब जो लोग ताकतवर होते हैं वो क्या करते हैं, सब लोग मिलजुल कर दूसरे पर क्योंकि जो भाई कम ताकतवर लोग हैं वो तो कुछ कर नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, वो तो हाँ में आई मिला देगा। तो काफ़ी बार उनकी ज़मीन भी छीनी गई ज़बरदस्ती से, और सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि खनन और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले 50% से भी ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। अब आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताज़ा सर्वे रिपोर्ट से पता चला है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% आदिवासी थे। उनकी जो बहुत सारी ज़मीन है वो देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों से जलाशय में डूब चुकी है, और पूर्वोत्तर भारत में उनकी जो ज़मीन है वो लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों में बंधी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर ही कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। इसके अलावा भारतीय वन्य जीव संस्थान नवंबर 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 106 राष्ट्रीय पार्क और 573 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे। मतलब ये क्या है, ये वो इलाके हैं जहां पर आदिवासी रहते थे, वहां से उजाड़ दिया गया है, और अगर वो अब यहाँ पर रहने की कोशिश भी करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। घुसपैठिया क्या होता है, जो कि ज़बरदस्ती कहीं पर जाकर रहने लगता है। ठीक है, अब अपनी ज़मीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के लिए मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थान के छिन जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में उन्होंने शहरों का रुख किया है। उन्होंने क्या हुआ, छोटे मोटे इमारतें हो गई, इमारतों का निर्माण हो गया, वहाँ पर छोटी मोटी नौकरियाँ करके इस टाइम पे वो अपनी मतलब जो जीवन यापन है वो कर रहे हैं। जैसे कि इस तरह से वो गरीबी लाचारी के जाल में फंसते जा रहे हैं। और अगर देखें, ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। इसकी वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। आदिवासी के बीच साक्षरता भी बहुत कम है। मतलब वो क्या है, वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि ना तो उनके पास इतना पैसा है, ना ही उनकी जो पुरानी ज़मीन है वो सब भी छीन ली गई है। तो उनका डेली की मजदूरी वाला काम हो गया, डेली कमाना और डेली का खाना, उसमें वो अपनी ज़रूरतें भी पूरी करें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। तो इस वजह से क्या हो गया, उनका जो स्तर है वो काफ़ी नीचे आ गया है। अब जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। जैसे कि उनकी परंपराएं हो गई, रीति रिवाज हो गए, मतलब जो उनका अस्तित्व था वो भी कहीं ना कहीं
चला जाता है। अब उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं कि उन्होंने हमारी खेती की ज़मीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। अब बताइए हम कैसे जिएंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप पढ़ चुके कि आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर बहुत ज़्यादा दर्दनाक और हिंसक होती है। ठीक है, आपने समझ लिया ये इनका जो कंसेप्ट था आदिवासी वाला। अब यहाँ पर देखते हैं अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। आदिवासी का तो समझ लिया, अब ये दूसरा ग्रुप आ जाता है अल्पसंख्यक का। अब मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब आपकी राय में इन अल्पसंख्यक समुदाय को ये सुरक्षाएं क्यों दी जा रही हैं? मतलब अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। अल्पसंख्यक क्या हुआ? मतलब कम है, इनकी संख्या कम है। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इनमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसा कि आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे जो समुदाय होते हैं वो हाशिए पर खिसकते चले जाते हैं। मतलब अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। मतलब ये तो हो गया जैसे बहुसंख्यक समुदाय, ठीक है, और ये हो गया अल्पसंख्यक। अब बहुसंख्यक समुदाय में क्या होता है कि पावरफुल है, तो ये कहते हैं इससे इसको बचाने के लिए इसको सुरक्षा प्रदान करी जा रही है। ठीक है, ये प्रावधान उन्हें भेदभाव, नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। मतलब जब इन दोनों में क्या है, इन दोनों में तनाव है, इन दोनों में टकराव हो रही है, तो ये सारी चीज़ें तब उस टाइम पे और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा और समानता और न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। ठीक है, अब कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। लास्ट चैप्टर न्यायपालिका में आपने पढ़ा भी था। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो अदालत में जा सकता है। ठीक है, अब ये आदिवासी का हो गया, आपने अल्पसंख्यक का भी पढ़ लिया। अब आती है मुसलमान और हाशियाकरण। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी भारत की जनसंख्या का 14.2% है और उन्हें तुलनात्मक रूप से सामाजिक आर्थिक विकास के निम्न स्तर के कारण किनारे पर रहने वाला समुदाय माना जाता है। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित तीनों सारणी से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाएं, साक्षरता, सरकारी नौकरी के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। अब जैसे कि यहाँ पर ही इन्होंने तालिका दी हुई है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख है। तो आप यहाँ पर मुस्लिम देख सकते हैं कि पक्का घर इतना है, बिजली इतनी मिल रही है और नल का पानी इतना है। ठीक है, इस तरीके की यहाँ पे और रिपोर्ट दी हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं। सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट के अनुसार समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक संकेतों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशिए समुदायों से मिलती जुलती है। अगर उदाहरण के लिए हम समझते हैं तो संख्या 56 के अनुसार 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक, धार्मिक समुदायों के बच्चों के मुकाबले काफ़ी कम साल में ही स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। मतलब जो उनका एजुकेशन लेवल है वो भी काफ़ी कम है। अब मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज होते हैं। व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग है। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी, फैस टॉपी का चलन दिखाई देता है और बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों की इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि कुछ मुसलमान होते हैं कि सिर्फ दाढ़ी रखते हैं, मूंछ नहीं उनके होती हैं, कुछ होते हैं कि टोपी लगा कर रहते हैं। तो इसी से क्या होती है, इसी से उनकी पहचान होती है और उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है।
कुछ लोग मानते हैं कि हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ भिन्न व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। मुसलमानों की इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों से पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे हैं, जिन्हें अक्सर उनका गेटोइजेशन होने लगता है। कभी कभी यही पूर्व गणना और हिंसा के जन्म देती है। मतलब क्या होती है, यही एक तरीके से हिंसा का जन्म देने लगती है। इस अध्याय के उपरोक्त भाग में आपने देखा कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के बीच गहरा संबंध है। इसी चैप्टर में पीछे आदिवासियों की स्थिति के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब इन सारे समूह के अनुभव से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है जिसमें निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियाँ, साधनों, सुरक्षाओं की ज़रूरत है। इसका मतलब होता है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। इनके बिना ना तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी सत्ता देती है, और ना ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को हम साकार ही कर पाएंगे। अब अगर हम निष्कर्ष की तरफ देते, कंक्लूजन क्या होता है कि इस चैप्टर से हमने ये समझने का प्रयास किया है कि हाशियाई समुदाय होने का मतलब क्या होता है। समुदायों के अनुभव के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया है। इन समुदायों के हाशिए पर रह जाने के कारण अलग अलग कारण हैं और प्रत्येक समुदाय को इसके अलग अलग तरीके से महसूस भी कराया जाता है। और ये देखा भी किया है कि इसका जो संबंध अभाव, पूर्वाग्रह, शक्तिहीनता के एहसास से ही जुड़ा हुआ है। अब हमारे अगर देश की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं, दलित भी इसी एक समुदाय का हिस्सा है। उस समुदाय और जो बाकी और चीज़ें हैं इसका आप नेक्स्ट चैप्टर में और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक तरीके के हाशिए पर नहीं रहता है। अगर हम हाशिएकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दे पाएंगे तो ये जो समुदाय हैं इनके पास भी संघर्ष, प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। अपनी संस्कृति विशेषता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकार, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा भी ये चाहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए इन्होंने किस किस चीज़ों का सामना किया है ये आप सब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में इसके आगे जो चीज़ें हैं वो आप नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें।